हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जूलॉजी का एक टॉपिक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो 11th का जूलॉजी का टॉपिक है उसको शुरू किया है। अभी तक 4 लेक्चर हमने जो है सो उसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम 5वां जो लेक्चर है उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आपको जैसा बताया मैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम जो 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें हम ये वाला पार्ट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसको डील करने वाले हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू करने से पहले एक थोड़ा रिकैप के तौर पे हमने देखा कि ब्रीदिंग में कौन सी प्रोसेसेस कैसा जो हो सो ब्रीदिंग का काम होता है। वी टॉक अबाउट द रिब्स, द मसल्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह हमने उसके बारे में देखा। फिर हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, उसके बारे में देखा। फिर हमने इसके अलावा ट्रैकिया जाके 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जो है सो वो डिवाइड होता है, इन डिटेल उसको देखा। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा वो हमने वॉल्यूम्स के बारे में देखा, जो वाइटल वॉल्यूम्स है जैसा टाइडल वॉल्यूम है, फिर इंस्पिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम है वो देखा हमने। फिर बाद में एक्सपिरेटिव रिजर्व वॉल्यूम देखा। फिर रेसिड्यू वॉल्यूम भी के बारे में हमने स्टडी किया। फिर कैपेसिटीज़ के बारे में हमने देखा, जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है, जो 5 कैपेसिटीज है उसके बारे में देखा। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो सिंपल बात है, और ये टॉपिक बहुत सिंपल है, खाली आपको थोड़ा सा प्रोसेस और टर्मिनोलॉजी याद रखने की जरूरत है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है उसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ये प्राइमरी है। सबसे पहले जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन में वो एल्वियोलाई पे होता है। एल्वियोलाई आपको पता है लंग्स में प्रेजेंट होता है, और लंग्स में जो है ऑक्सीजन और CO2 इसका एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में CO2 प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में से वो CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। तो एल्वियोलाई में इनसाइड जो जाता है वो O2 जाता है, और जो बाहर निकलता है वो CO2 होता है। ये CO2 कहाँ से आया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, ये टिश्यूज में, सेल्स में क्रिएट होता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसको बाहर छोड़ देने का काम होता है और इस O2 को सोख लेने का काम होता है। इसके अलावा एल्वियोलाई में तो प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन सेकेंडरी यानी और एक साइट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसा मैंने अभी बोला, CO2 जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्रिएट होता है और वो टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होता है। तो सेकेंडरी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है। टिश्यू लेवल पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पे CO2 जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हुआ है वो ब्लड में सोख लिया जाता है, और जो O2 एल्वियोलाई से ब्लड लेके टिश्यूज तक पहुंचा है वो O2 का यूज टिश्यू में हो जाता है और CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। तो 2 साइड पे जो है सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फर्स्ट है प्राइमरी साइट, दैट इज एल्वियोलाई, और सेकंड इज टिश्यू। ये 2 जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी के अंदर होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये होता है। सिंपल डिफ्यूजन में हमने इससे पहले भी देखा था। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या है कि समझो इधर O2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जिस जगह ज्यादा है वहां से जहां कम है वहां पे जाने की प्रोसेस को, डिफ्यूज होने की प्रोसेस को सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सबसे मेन फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो कॉन्सेंट्रेशन है। जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है वहां जाना, इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। हम हमारे NCERT की जो सिलेबस में दिया गया है उतना ही देख रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी है वहां से जहां कम अवेलेबिलिटी है वहां पहुंचने के प्रोसेस को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन को ड्राइव कौन करता है? जैसा मैंने कहा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
ग्रेडियंट, ये जो है सो ये सिंपल डिफ्यूजन को कैरी आउट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिंपल डिफ्यूजन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्स्टेंटली बना रहे तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए वो फेवरेबल होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन को फेवरेबल रहने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर और एक वर्ड दिया है हमारे पास, वो है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर मतलब जहां पे O2 का प्रेशर ज्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा रहने वाला है। मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें जो O2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा रहना है। तो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से सिंपल डिफ्यूजन कैरी आउट होता है। इसके अलावा ये जो सिंपल डिफ्यूजन और प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा भी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को और दो फैक्टर्स है जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। O2 की सोल्यूबिलिटी अलग रहने वाली है, CO2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग रहने वाली है। तो ये सोल्यूबिलिटी जो है, इस सोल्यूबिलिटी के ऊपर भी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो अफेक्ट करता है। जितना फास्ट सोल्यूबल, जितना हाई सोल्यूबिलिटी रहेगी उतना फास्ट उसका डिफ्यूजन होने वाला है। और थर्ड जो उस पर फैक्टर अफेक्ट करता है वो है साइज, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के जैसा टिश्यू के पास मैंने कहा कि सेकेंडरी डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 ब्लड में सोख लिया जाता है, O2 जो लेकर आया है लंग से वो यूज किया जाता है सेल द्वारा। तो वो सेल का जो मेम्ब्रेन है, ब्लड कैपिलरीज ब्लड लेके गए हैं और सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके वहां पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है तो सेल का मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन का साइज भी रेट ऑफ डिफ्यूजन पे जो है सो अफेक्ट करता है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो आपको ये चीजें इसमें याद रखनी की है। प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन इज एल्वोलाई, ये एक याद रखना है। सेकेंडरी इज टिश्यू और O2 एब्जॉर्ब होता है, CO2 बाहर छोड़ा जाता है। CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। CO2 आया कहां से बॉडी में? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर CO2 क्रिएट होता है और उसको बाहर छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो प्रोसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है और ये प्रोसेस के लिए कैरी आउट करने के लिए ड्राइविंग फोर्स जो है वो ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट। ये डिफ्यूजन का जो रेट है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड होता है। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है इसको कैसा डिनोट किया जाता है, इसको लिखा कैसा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। इसमें एयर है और उस एयर के अंदर गैसेस का मिक्सचर है। उसमें O2 भी है, उसमें CO2 भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है। तो अलग अलग गैसेस इसमें भरे हुए हैं। तो जो गैस का जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस हिसाब से उस गैस का उस कंटेनर के दूसरे गैसेस पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर ऑफ गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा गैस का उस हिसाब से उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और उसको डिनोट करने का तरीका कैसा है? जैसा ये O2, जो O2 का जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे स्मॉल p और O को कैपिटल O2। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से CO2 को भी हमने ऐसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये पार्शियल प्रेशर लिखने का, डिनोट करने का तरीका है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जब होते हैं उसमें अलग अलग गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है और लिखने का तरीका स्मॉल p प्लस O2।
तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लिखा जाता है। अब एक छोटा सा टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में। ये टेबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बॉडी के अलग अलग जगह पे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये गैसेस उस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे जब पहुंचते हैं, काम करते हैं, तो उनका प्रेशर ही, पार्शियल प्रेशर ही जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है और उसी के हिसाब से वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वुलाई और टिश्यू, ये दो जगह तो हमको मालूम है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन जब ये गैसेस बॉडी में पहुंचते हैं तो ब्लड से पहुंचते हैं और एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में जो लंग्स में है। तो अलग अलग साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है अलग अलग गैसेस का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो टेबल है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। आपको हर लोकेशन पे कौन से गैस का कितना पार्शियल प्रेशर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर से आपको एक अंदाजा आएगा कि रेस्पिरेशन के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो पार्शियल प्रेशर का कितना अहम रोल है। तो जो हम टेबल देखने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम गैसेस देखने वाले, कौन से गैस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर में उसका क्या पार्शियल प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर के एयर में एटमॉस्फेयर के एयर में उसका क्या प्रेशर होता है। उसके बाद एल्वुलाई में क्या उसका प्रेशर होता है। उसके बाद ब्लड में दो टाइप के ब्लड का प्रेशर है हमारे पास, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, और दूसरा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम जब सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, हम वो भी देखेंगे ये आगे चल के। तो ब्लड में दो टाइप के ब्लड है। इसके बाद टिश्यू है, टिश्यू पे एक हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो टिश्यू पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो गैसेस हमारे पास कौन से हैं, दो गैसेस इन्वॉल्व है हमारे बॉडी में, वो है O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 159 mmHg, ये इसका यूनिट है, ये याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 159 mmHg ये जो एटमॉस्फेयर में जो है सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। लेकिन CO2 का बहुत कम है, 0.3, ओनली 0.3 CO2 का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन का रादर देन CO2 के मुकाबले में। उसके बाद एल्वुलाई का है, एल्वुलाई में 104 जो है पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वहीं पे CO2 का सिर्फ 40 होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। उसके अलावा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देख रहे हैं हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 जो होता है वो ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज स्लाइटली हाई, 5 यूनिट जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर हियर। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस ये 95 हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ऑक्सीजन सोख लिया जाएगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ ही जाएगा और यहाँ पे ये 40 हो जाता है। और जैसा कि हम टिश्यू में देखते हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन वापस ब्लड में से सोख लिया गया है और CO2 को ब्लड में वापस दे दिया गया है, तो उसकी वजह से ये वापस से 40 ऑक्सीजन हो जाएगा और 45 जो है वो CO2 हो जाएगा। तो ये जो टेबल है आपको याद रखने की जरूरत है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर दोनों का क्या है, एल्वुलाई में क्या है, एल्वुलाई में क्या है, ये आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि 104 और 40, वहीं ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और 45 ये है CO2 का। तो आपको याद रखना है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में सेम प्रेशर ग्रेडियंट के जो वैल्यूज है वो देखे जा रहे हैं। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि एट व्हाट साइट ऑफ बॉडी
partial pressure of carbon dioxide is higher than the oxygen. So you should know that blood, deoxygenated blood and tissue are the two sites where the partial pressure of CO2 is higher than oxygen. So this is what it is. If you see the pattern over here, you will see that pressure gradient maintained by O2 is higher from the atmosphere to the alveoli to the tissue. So the higher the concentration, the flow would be smoother. तो जैसा ही ऑक्सीजन का आप देखें कि एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो सीधा ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो टिश्यू में जाएगा। तो ये फ्रॉम द एल्वोलाई टू टिश्यू जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। और जब बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई तो यू कैन सी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर देन ऑक्सीजन। तो ये एक टेबल है जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्शियल प्रेशर ये लिख देता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हायर फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड, alveoli to blood to tissue। तो बैकवर्ड बेस ऐसी रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो टिश्यू में हाई रहेगा, फिर वहां से ब्लड में आएगा, फिर एल्वोलाई में आएगा। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम देखते हैं सोल्युबिलिटी फैक्टर के बारे में। अब सोल्युबिलिटी फैक्टर क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि जैसा सोल्युबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करता है। तो O2 के मुकाबले में CO2 की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पे प्रेशर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ग्रेडियंट में सिर्फ 5 यूनिट्स का फर्क है, लेकिन पूरा जो फ्लो है वो बैकवर्ड हो जाता है और उसके अंदर CO2 डोमिनेंट रहता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के बाद भी वो डोमिनेंट क्यों रहता है? तो उसका रीजन ये है उसकी सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन से मच मच हायर है। किसकी? CO2 की। CO2 की सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है आइए देखते हैं। ये NCERT के हमारे बुक में क्लियरली बताया गया है कि CO2 की जो सोल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। हम कौन सा फैक्टर देख रहे हैं? सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस O2 और CO2 की। तो CO2 की सोल्युबिलिटी इज मच मच हायर। कितना? 20 से 25 टाइम्स। मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सोल्यूबल होने तक 20 से 25 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी सोल्यूबलाइज्ड। तो इसका जो सोल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के। इसलिए पार्शियल प्रेशर के यूनिट में स्लाइटली भी चेंज आता है तो ये सोल्युबिलिटी का जो रेट है, रेट हायर रहने की वजह से CO2 की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कि अगरचे यूनिट के अंदर स्लाइटली भी चेंज आता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज हायर इन केस ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर में स्लाइटली भी चेंज आता है तो सोल्युबिलिटी की वजह से CO2 का जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसका डिफ्यूजन जो है सो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हम अक्रॉस द मेम्ब्रेन बता रहे हैं तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है क्या और मेम्ब्रेन कैसा बना हुआ होता है, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो सोल्युबिलिटी की बात हो गई, अब अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, ये एक एल्वियोलाई है, टर्मिनल ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई इररेगुलर शेप्ड एल्वियोलाई बनता है। तो ये एल्वियोलाई है। तो ये एल्वियोलाई का जो सरफेस है ये मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है। हाँ, तो ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है। फिर एल्वियोलाई के पास एक ब्लड कैपिलरी गई है,
ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी की ये वॉल है, ये ब्लड कैपिलरी की वॉल है। तो ये जो सरफेसेस है बने हुए, ये 3 लेयर से बने हुए हैं। तो पहली जो लेयर है वो एल्वेओलाई का सरफेस है, दूसरा ब्लड कैपिलरी का सरफेस है। तो ये अब हम यहां देखने वाले हैं कि कौन से सेल से एल्वेओलाई का जो मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है। वो बना हुआ होता है स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बना हुआ है, जैसे कि ये सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल से बना हुआ ये एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होने वाला है वो ये सिंगल सेल का बना हुआ है। मैं रेड में खास निकाल रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। ये सिंगल सेल से ये एल्वेओलाई का सरफेस बना हुआ है। ये ब्लड कैपिलरीज का जो सरफेस है, ये वॉल है, ये भी सिंगल सेल से बनी हुई है। ये जो वॉल है ये भी सिंगल सेल से। ये कौन से जैसे ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है, तो ये जो ब्लड कैपिलरी की सेल्स है ये भी एंडोथेलियम। जब हम सेल ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम ये जो एपिथेलियम है स्क्वैमस और एंडोथेलियम इसको डिटेल में पढ़ने वाले। तो एंडोथेलियम टिश्यू से ये जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है वो बनी हुई होती है, और इन दोनों के बीच में जो जगह है ये इसका थर्ड सेक्शन है। ये जो है ना रेड से मैं बता रहा हूं, तो ये है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? ये दोनों एपिथेलियम को सपोर्ट करना ही इसका काम है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें ऐसे 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 रेड से खास निकाल रही है, इसमें रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, ब्लड के सेल्स रहेंगे जो O2 को एब्जॉर्ब करेंगे। एल्वेओलाई में ये एयर है, एयर एल्वेओलार एयर आया हुआ है लंग्स में, यहाँ से CO2 डिफ्यूज होता है ब्लड कैपिलरीज में, और जो ये O2 डिफ्यूज होता है, और जो CO2 टिश्यू से बन के आया हुआ है वो वापस एल्वेओलाई में डिफ्यूज होता है CO2। तो CO2 फिर ये बाहर छोड़ दिया जाएगा, और बाहर से जो आया वाला O2 है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। तो ब्लड जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं खास करके। फर्स्ट लेयर इज, कौन सा है ये? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन membrane is made up of 3 layers. First is squamous epithelial से बना हुआ होता है। फिर जो सेकंड है वो है एंडोथेलियल। एंडोथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलार कैपिलरीज। एल्वियोलार कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरी है इसकी जो ये लेयर है ये भी एंडोथेलियम से बनी हुई होती है, ये एंडोथेलियल सेल्स से बनी हुई होती है। और थर्ड मैंने बताया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 मेम्ब्रेन है, जिससे 3 लेयर्स है, जिससे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना हुआ है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? सपोर्ट टू बोथ स्क्वैमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम को सपोर्ट करना इसका काम है। तो ये हो गया लेयर के बारे में, हमने देखा ये बेसमेंट लेयर का ये काम है। अब थिकनेस इज
और ये जो थिकनेस है ये बहुत कम, बहुत बारीक है, इतनी बारीक है कि 1 मिलीमीटर, आपने देखा होगा ज्योमेट्री पढ़ते वक्त कि 1 मिलीमीटर कितना होता है हमारी स्केल्स पे, उससे भी 1 मिलीमीटर से मच मच लेस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो माइक्रो मिलीमीटर्स में वो उसकी साइज होती है। तो और ये जो सब फैक्टर्स है, जैसे कि हमने बताया पार्शियल प्रेशर का जो टेबल देखा है वो, और ये जो 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 सरफेस है डिफ्यूजन सरफेस, इट इज ऑलवेज फेवरेबल, ऑलवेज 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 फेवरेबल for diffusion of gases like O2 and CO2. So O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli. तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो अब मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम फ्लो ऑफ जो गैस होता है, गैसेस एक्सचेंज में जो फ्लो ऑफ गैसेस होता है उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है बॉडी के अंदर। समझ में आ रही बात यहां तक? तो जो लेयर है, लेयर के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर एक का काम, उनका साइज मच मच लेसर देन 1 मिलीमीटर, ये सब हमने देखा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी हमने देखा, और जो पार्शियल प्रेशर है वो देखा, और जो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट है उसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन होता है। मैं आपको रिवर्स में रिकैप करवा रहा हूँ। सिंपल डिफ्यूजन होता है वह है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से। जो मिक्सचर में जो गैसेस होते हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। तो अभी जो मैंने बोला मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, तो अब देखो थोड़ा ज्यादा सरफेस लगने वाला है अपने, इसलिए मैं ये टॉपिक का नाम भी जो है वो थोड़ा कट कर रहा हूं यहां से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एल्वेओलाई है, समझो ये एक एल्वेओलाई है। ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर है, बॉडी के अंदर ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमने इंस्पिरेशन किया और एयर अंदर लिया, तो इसमें O2 आया। और टेबल याद करो, एल्वेओलाई में उसका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वाज 104। तो ये इंस्पिरेशन से O2, ये एल्वेओलाई में, ये क्या है, एक एल्वेओलाई है। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40। अब ये एल्वेओलाई के पास से जाती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो एल्वेओलाई से के पास से जाती है। तो ये O2 का प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये O2 यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। ये जो ब्लड इधर से आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन 40 है और CO2 का 45 है। तो CO2 ब्लड में से एल्वेओलाई में जाएगा और O2 ब्लड में आएगा और CO2 ब्लड से जाएगा। तो अब ये जो पल्मोनरी वेन है इसने ऑक्सीजन यहां से सोख लिया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ब्लड को कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। कहां लेके जा रही है, हार्ट के पास। ये हार्ट साहब दिल का मामला, हाँ दिल। तो ये वेन लेके आएगी
हार्ट के पास। अब ये हार्ट में पहुंचने के बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड हार्ट से निकलेगा और सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचेगा। तो ये क्या है, सिस्टेमिक आर्टरी है। ये जो भी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, जो अलग अलग सिस्टम्स है उसमें की सिस्टेमिक आर्टरी, आर्टरी वेन्स हम भी पढ़ेंगे आगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसके अंदर मैं खास करके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रेड में बताऊंगा। ये O2 ये आया हार्ट में, फिर वो हार्ट ने पंप किया, फिर ये O2 ये O2। तो ये फ्लो हो रहा है सेल के पास। ये यहाँ पे कहीं हमारा एक ऑर्गन है, समझो लीवर है या कोई और ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, तो ये ऑर्गन के पास, ये सेल्स के पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या रहने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आप याद करो, आपको याद आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो 40 होने वाला है। तो यहां तक हमारा पार्शियल प्रेशर O2 का बना हुआ है। जब वो ब्लड कैपिलरी आती है टिश्यू के पास, टिश्यू में CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये O2 टिश्यू में यूज कर लिया जाएगा और CO2 जो बना हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शन में वो कैपिलरीज को वापस दिया जाएगा, ये वापस दिया जाएगा। तो ये जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर यहां तक आया, अब ये ब्लड यहां से ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से कम हो गई है और ये डीऑक्सीजनेटेड बन के हार्ट के पास चला गया। तो अब यहां पे O2 का पार्शियल प्रेशर कम होने वाला, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजन। ये जैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें CO2 का मात्रा प्लस है, CO2 इज प्लस और O2 इज माइनस। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी 40 और 45 जो होने वाला है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये CO2 मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये CO2 जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचा, हार्ट ने इसको वापस से पंप किया, ये वापस ये पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और यहां से वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में एल्वोलाई के पास चला जाएगा। तो आप समझ रहे हो, यहां पे पार्शियल प्रेशर 104, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95, फिर वापस जब यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ तो उसका पार्शियल प्रेशर 40 हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर 45। तो टिश्यू के अंदर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू इज 45 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि ये यूज हो रहा, खत्म हो रहा है, वापर चालू है इसका यहाँ पे, इसलिए ये 40 है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम थी जिसके वजह से आपको पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद रखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक सब हेडिंग थी जो हमारा 11th का टॉपिक चालू है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें की जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखते रहिए जूलॉजिक्स, आपको हर सिंगल लाइन, सिंगल वर्ड, हर टर्मिनोलॉजी की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखते रहिए जूलॉजिक्स। थैंक यू।